गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इकांडरमेटा, जिसमें आज हम इकांडरमेटा में ऑटोटोमी और रीजनरेशन का अध्ययन करेंगे। ऑटोटोमी का मतलब है स्वांगोच्छेदन, अपने अंगों को तोड़ने की क्षमता, और रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्भवन। तो इकांडरमेटा में स्वांगोच्छेदन और पुनरुद्भवन दोनों की क्रिया पाई जाती है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, इकांडरमेटा में स्वांगोच्छेदन एवं पुनरुद्भवन, ऑटोटोमी एंड रीजनरेशन इन इकांडरमेटा सभी जीवों में नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए किसी भाग को फिर से ठीक होने या बदलने की क्षमता पाई जाती है, चाहे ये हानि प्राकृतिक हो फिर या कृत्रिम। शरीर के नष्ट हुए भाग का फिर से ठीक होना या नए बनने की क्रिया को हम पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं खोए हुए या क्षतिग्रस्त अंगों का प्राणियों द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाना ही पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहलाता है। पुनरुद्भवन क्रिया में नष्ट या मृत कोशिकाएं नई कोशिकाओं से बदल जाती हैं, जैसे घाव का भरना, नष्ट हुए शरीर के किसी भाग का फिर से बनना या पूर्ण जीव का निर्माण होना। शरीर के किसी टुकड़े द्वारा ऐसा हो सकता है। पुनरुद्भवन एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है। पुनरुद्भवन एक ऐसा शब्द है जो प्रत्यानयन क्रिया के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जो कि शरीर के एक भाग को अलग कर देने से उत्पन्न होती है तथा इसके परिणाम स्वरूप फिर खोए हुए भाग का पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिस्थापन होता है। अतः वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसमें जंतु अपने शरीर के क्षत या क्षतिग्रस्त भागों को पुनर्निर्माण कर लेता है, उसे हम पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहते हैं। पुनरुद्भवन से संबंधित प्रयोग सबसे पहले ट्रेम्बले नामक वैज्ञानिक ने 1744 में हाइड्रा पर किए, और मोर्गन ने इसी प्रकार के प्रयोग सन 1901 में जो है किए, और इस प्रक्रिया का फिर उन्होंने विस्तृत अध्ययन भी किया मोर्गन ने। पुनरुद्भवन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रीजनरेशन देखिए। शत विकसित हुए भाग के पुनरुद्भवन की क्षमता अलग अलग जंतुओं में भिन्न भिन्न होती है। निम्न जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता असीम होती है, अधिक होती है। कशेरुकियों में यह क्षमता सिर्फ घाव बनने तक ही सीमित होती है। प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में विभक्त कर दें तो कुछ समय बाद प्रत्येक टुकड़ा नए प्लेनेरिया में परिवर्तित हो जाता है। सैलामेंड्रा में भी अगर अग्रपाद को अंशमेखला के पास से काट दे तो कुछ समय बाद अग्रपाद का पुनरुद्भवन हो जाता है। इसी प्रकार रेप्टाइल्स, पक्षियों, स्तनधारियों में भी पुनरुद्भवन की क्षमता भले ही घाव बनने तक सीमित रहती है, लेकिन होती जरूर है। पुनरुद्भवन निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है शरीर क्रियात्मक पुनरुद्भवन, जिसको फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन कहते हैं, और दूसरा है पूरक क्षतिपूर्ति पुनरुद्भवन, जिसको रिपेरेटिव रीजनरेशन के नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले शरीर क्रियात्मक पुनरुद्भवन फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन में देखिए, पहला कार्य पुनरुद्भवन में प्रतिदिन नियमित रूप से नष्ट हुई कोशिकाएं नई कोशिकाओं से बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए मृत लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिनको आरबीसी कहते हैं, का नई लाल रुधिर कणिकाओं से बदलना। इसी प्रकार त्वचा की एपिडर्मिस कोशिकाओं का नई एपिडर्मिस कोशिकाओं से बदलना, आहार नाल के आंतरिक स्तर की कोशिकाओं का भी बदलना। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी लगभग 25 गुणा 10⁻12 होती हैं, तथा इसकी 1% कोशिकाएं प्रतिदिन मरती हैं व नई कोशिकाओं द्वारा रिप्लेस की जाती हैं, बदली जाती हैं। दूसरा है पूरक क्षतिपूर्ण पुनरुद्भवन, जिसको रिपेरेटिव रीजनरेशन के नाम से हम जानते हैं। इस प्रकार के पुनरुद्भवन में शत भाग बदलता है या शरीर के नष्ट हुए भाग की मरम्मत होती है। सैलामेंड्रा के पाद का पुनरुद्भवन इसी प्रकार का उदाहरण है। साथ ही छिपकली में पुच्छ का पुनरुद्भवन, इसी प्रकार घावों का बढ़ना आदि इस प्रकार के पुनरुद्भवन के उदाहरण हैं। तारा मछली में पुनरुद्भवन व स्वांगोच्छेदन, रीजनरेशन एंड ऑटोटोमी इन स्टार फिश। देखिए, तारा मछली, स्टार फिश के साथ साथ अन्य इकाइंडर में भी पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है। स्टार फिश में अगर कोई भुजा क्षत विक्षत हो जाती है तो वह उसे पुनरुद्भवन द्वारा नई भुजा बनाने की क्षमता रखती है। जब कभी स्टार फिश की कोई भुजा कहीं उलझ जाती है तो या क्षत विक्षत हो जाती है या अनुचित प्रकार से उत्तेजित की जाती है, तो स्टार फिश अपनी ऐसी भुजा को स्वयं ही शीघ्र त्याग देता है। इस प्रक्रिया को हम स्वांगोच्छेदन या ऑटोटोमी कहते हैं। स्वांगोच्छेदन यानी स्व अंग छेदन, मतलब खुद के अंगों को स्वयं ही त्याग देना।
स्वांगोचेदन स्टार फिश के सुरक्षा के साधन के समान कार्य करता है। पकड़े जाने पर स्टार फिश आवश्यकता अनुसार अपनी एक या एक से अधिक भुजाओं को त्याग कर अपनी रक्षा करती है। स्वांगोच्छेदन का उदाहरण हमें छिपकली या लेजार्ड में भी देखने को मिलता है। पकड़े जाने पर यह अपनी पूंछ को त्याग कर अपनी रक्षा करती है। यह क्रिया जंतु अपनी आत्मरक्षा के लिए सामान्यतः प्रयोग करता है। स्टारफिश में पुनरुद्भवन का डायग्राम आप स्पष्ट रूप से देखिए। स्टारफिश में सामान्यतः हमारे को 5 भुजा दिख रही है। इसमें से एक भुजा जो है शत विक्षत हो गई या टूट के अलग हो गई और टूट के अलग कर दी गई जंतु ने, और उसके बाद धीरे धीरे देख रहे हैं आप कि नई जो है उसी जगह नई जो है भुजा का पुनरुद्भवन हो रहा है। स्टारफिश में टूटी हुई भुजा में धीरे धीरे पुनरुद्भवन होता है एवं पूर्ण भुजा का निर्माण हो जाता है। स्टारफिश में पुनरुद्भवन की क्षमता उसकी बिंब यानी डिस्क में होती है। एक बिंब जिसकी सभी भुजाएं नष्ट हो गई हो तो उसमें भी पुनरुद्भवन हो सकता है एवं 5 भुजाओं का पुनः निर्माण हो जाता है। स्टारफिश विद आर्म रिमूव्ड, हमने एक स्टारफिश लिया, उसका आर्म जो है हटा दिया, उसके अंदर भी पुनरुद्भवन को दर्शाता हुआ डायग्राम आपके सामने है। देखिए एक स्टारफिश है, इसकी हमने आर्म रिमूव कर दी है। आर्म विद पार्ट ऑफ सेंटर, सेंटर का भी कुछ पार्ट उसमें निकला है। आर्म ग्रोज, इसके बाद आर्म ग्रोज, नई आर्म उग रही है। ए न्यू स्टारफिश डेवलप हो रही है और आर्म रीजनरेट हो चुकी है पूरी तरीके से। आप देखिए डायग्राम में। इसके बाद देखिए अगला है एस्टेराइना वल्गेरिस की एक ऐसी भुजा जिसके साथ बिंब का कुछ भाग लगा हो से एक पूर्ण जंतु का पुनरुद्भवन हो जाता है। स्टारफिश प्रारंभिक बड़ी भुजा के आकार पर पुनरुद्भवित होती छोटी छोटी भुजाएं होती है, उन्हें हम कमिट या कमेट्स कहते हैं। ये मूल भुजा के समान नहीं होती। कटी भुजा जिसमें डिंब का भाग नहीं होता है उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता देखने को नहीं मिलती है या पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है। थैंक यू।